भत्ताखोरों की जो हुकूमत है, जिनका डीएनए हिंदुओं से और से मिलता है और जो क्लेम करते हैं कि हमारा डीएनए से मिलता है, वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसको एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, भारत अपने अवाम से भी दहशतगर्दी कर। भारत के अंदर दलित को जानवर कहा जाता है। नरेंद्र मोदी से बड़ा दहशतगर्द जो हिटलर और मुसोलिनी का बाप है। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल। भारत में मूजी को काकरोच लड़ गए हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ ईरान अमेरिका जंग जो नए फेज़ में दाखिल हो रही है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि ईरान के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आए और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात भी हुई। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। ये दो मौज़ूआत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया सर, काकरोच के बारे में आम तासुर लफ्ज़ जब काकरोच आता है तो ये होता है कि यार काकरोच किसी को डर के जो जाता है तो मोदी की शक्ल नहीं आती है आपके ज़हन में? नहीं, मोदी की तो आती है, लेकिन एक एक आम तासुर, हाँ वो वैसे बड़ा काकरोच साबित हुआ है कि वो भाग्य सुने वहाँ से। तो वहाँ पर नौजवान इससे बहुत शुक्रिया। एक बड़ा बर्निंग इशू है और भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मोदी की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। इससे जानने से पहले मैं आपको एक चीज़, एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ जो अभी सामने आई है। इसलिए कि आपको याद है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, किया गया था अपना अफगानिस्तान की हुकूमत। पाकिस्तान ने एक एमुनिशन डेपो स्ट्राइक किया था कोई मार्च के एंड में। तो फिर आपको याद है उनके मिनिस्टर ने जाके कहा कि जी हमारे सिविलियंस को मार दिया और सिविलियन टारगेट पर हमला किया, और एक वो अस्पताल का नाम लिया, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का, कि जो उसके ऊपर हमला किया। अफगानिस्तान की बात जी, अफगानिस्तान में ना पाकिस्तान ने जब हमला किया था, रिहेबिलिटेशन सेंटर था जहाँ पे ये 400 समलिंग के उसके ऊपर हमला किया और मरीजों को मार दिया। अब मैं आपसे इसलिए क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की अपनी एक रिपोर्ट आई है जो उन्होंने टेक्निकल तरीके से जमा किया, और उन्होंने कहा कि उनको कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, कोई ऐसी शहादत नहीं मिली उस टेक्निकल क्लिप में जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है अपने कैमरे से, और उस वक्त रिकॉर्ड हुआ है जिस वक्त वो अटैक हो रहा था। तो वो उन्होंने रिलीज़ किया है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है या कोई सबूत ऐसा सामने नहीं आया कि पाकिस्तान ने जो 16 मार्च को तालिबान के एमुनिशन डिपो पे जो कैंप फ्यूनिक्स पे था उस पे हमला किया था। और कैंप फ्यूनिक्स वो है जहाँ पे तालिबान के ख़िलाफ़ जब अमेरिकन लड़ रहे थे तो वहाँ पे ब्रिटिश फ़ौजियों का कैंप होता था, ठीक है। उन्होंने कहा कि उसके अंदर एमुनिशन डिपो था, उसके अंदर हमें कोई ऐसी शहादत नहीं मिली जो कहे कि पाकिस्तान ने किसी सिविलियन टारगेट पे हमला किया। उन्होंने कहा जब एमुनिशन डिपो बर्न हुआ है तो उसके बाद उसके शार्पनर्स बाहर गए हैं, लेकिन वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो एमुनिशन डिपो से काफ़ी फासले पे लोकेटेड था, तो उसके ऊपर किसी किस्म का असर जो है वो हमें अपनी टेक्निकल एविडेंस में नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की कौम लूत की, जो वो अपना ड्रग स्मगलर की, हीरोइन स्मगलर की, भत्ताखोरों की जो हुकूमत है, जिनका डीएनए हिंदुओं से और से मिलता है और जो क्लेम करते हैं कि हमारा डीएनए से मिलता है, वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो। अब आपने कहा भारत के अंदर भी पाकिस्तान बारहा कहता रहा है कि भारत के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, भारत अपने अवाम से भी दहशतगर्दी कर रहा है। अपने अवाम से भी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी हुई है, अपने अवाम से भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनी हुई है। भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ पे तो जुल्म होता है, भारत के अंदर भारत के लोगों पे बेतहाशा जुल्म हो रहा है। भारत के अंदर दलित को जानवर कहा जाता है। दलित जो अनटचेबल्स हैं, जो शुद्धर जिनको आप कहते हैं, उनको जानवरों का खिताब किया जाता है। नरेंद्र मोदी से बड़ा दहशतगर्द जो हिटलर और मुसोलिनी का बाप है, जो सबसे बड़ा कॉकरोच और सांप है, उससे बड़ा जहरीला इंसान इन भारत के अंदर, क्या दुनिया के अंदर सिर्फ एक शैतान याहू पैदा हुआ है। और आपको पता है कि शैतान याहू जो इजराइल का है, वो इजराइल नरेंद्र मोदी का फादरलैंड है। तो अगर इजराइल फादरलैंड होगा और इंडिया मदरलैंड होगा तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो नरेंद्र मोदी की शक्ल का होगा ना, और उसके अंदर वही दहशतगर्दी होगी अमित शाह के अंदर। अब जो कुछ भारत में इस वक्त हो रहा है, बुनियादी तौर पे आपको पता है कि भारत में जो बेसिस बनी है वो है कि वहाँ पे एक नीट एग्ज़ाम होता है, जैसे पाकिस्तान में भी होता है।
पाकिस्तान में आपको पता है मेडिकल इंस्टीट्यूशन में दाखिले के लिए आपको एक इम्तहान एमकैट नहीं, एक इंट्रेंस टेस्ट होता है मेडिकल एमकैट के अलावा, उसके बाद रिजल्ट मिलता है, फिर आप एफएससी के नंबर और उस रिजल्ट के उस अपना टेस्ट के नंबर आपस में मिलाते हैं और जो मेरिट बनता है उससे मुख्तलिफ जो एडमिशन है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन होता है। इस तरह भारत में भी नीट सिस्टम है। उसका पेपर लीक हो गया। अब पेपर जब लीक हो गया तो उसके अंदर जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की थी, जो उसमें अपीयर हुए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो साल पूरा मेहनत करते रहे थे, जो मेरिट पे आ सकते थे, जब वो पेपर लीक हुआ तो भारत की हुकूमत ने वो पेपर जो है वो इंट्रेंस टेस्ट कैंसिल कर दिया। उसके ऊपर जनाब और ये बड़े अरसे से भारत में होता चला आ रहा था, हर साल यही तरीक़ाकार होता था, हर साल पेपर लीक होता था। और आपको पता ही है कि पेपर लीक करने की क्या वजह होती है। पेपर लीक करने की वजह ये होती है कि आपका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और जो एजुकेशन का अमला है वो लोगों से एक माफिया से पैसे लेता है और उस माफिया के ज़रिए फिर वो पेपर। पाकिस्तान में भी ये बहुत दफ़ा आपको चीज़ नज़र आई है। सिंध में तो आपको पता है कि लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे इन्वेजिलेटर होता है, उन्होंने सामने किताबें रखी होती हैं और पेपर हल कर रहे होते हैं और सिंध की गवर्नमेंट को बिल्कुल परवाह नहीं। पंजाब में फिर कोई सिस्टम थोड़ा बेहतर है कि यहाँ पे बहुत मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन सिंध के अंदर तो एक ऐसी करप्शन है यार मोहसिन, इतनी करप्शन है ना सिंध में कि आप अगर सिंध की करप्शन का सोचेंगे तो आपको वॉमिट आने लगे। इस पर एक अलग से वीरा। हाँ, तो ये जो है ये चीज़ जो होती है उसके ऊपर एहतजाज शुरू हो गया और एहतजाज अब यहाँ पे पहुँचा। वो जंतर मंतर उनकी रोड है तो उसको जंतर मंतर एहतजाज कहा जा रहा है कि लाखों जो स्टूडेंट्स नौजवान निकल आए। अब जब वो निकल आए वो पार्लियामेंट के सामने आके उन्होंने जो नारे लगाए, वो नारे उन्होंने आपको पता है अयोध्या में जो राम मंदिर बनना था उससे नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, हिटलर और मैसोलिनी से और जलील दहशतगर्द है, वो बारहा ये कहता रहा कि जी राम वापस आ गए कि मैंने राम मंदिर बना दिया। अभी उस राम मंदिर का आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम में कहा था, उस राम मंदिर का जो बड़ा वो था ना पुजारियों का जो हेड होता है साधु, उसके खिलाफ करप्शन का केस चल रहा है कि राम मंदिर का सारा सोना उठा के वो खा गया और उस शख्स के खिलाफ केस है कि उसने 400 गार्ड रखे हुए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो वो जो राम मंदिर है ना उस पर नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो बार बार आके कहता है कि मैं राम को वापस ले आया हूँ। तो लोगों ने नारा लगाया कि मोदी ने राम का घर लूट लिया, यानी नरेंद्र मोदी ने अपने राम का घर लूट लिया है। उन्होंने कहा मोदी जो है चप्पल चोर है, ये बच्चे कह रहे हैं वहाँ पे। वो कहते मोदी जो है वो जेब कुतरा है, वो मोदी ने राम के घर में डाका डाल दिया। अब वो बच्चे जो आए हैं वो अपना जो चीज़ का इजहार कर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे उनके जो बॉलीवुड के जो बहुत सारे थिंकर्स, शबाना आदमी जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है वहाँ बहुत पढ़े लिखे, राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद है, प्रियंका गांधी वहाँ मौजूद, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कल उन्होंने वो गिरफ्तार भी कर दिया है। तो वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि एक तो जो उनका अपना वजीर तालीम है धर्मेंद्र प्रधान, उसको इस्तीफा दे, उसको सैक करे और अमित शाह का नाम सैक करे बिकॉज इंटीरियर मिनिस्ट्री जिम्मेदार है उस अपना। तो ये जो एक फॉल्ट लाइन भारत के अंदर बहुत फॉल्ट लाइन है, मैंने आपको बारह कहा है। एक तो ये है जो जवान जेन जी है। अब कॉकरोच पार्टी कौन है? जेन जी है ना, जो यंग लोग हैं, उन्होंने कॉकरोच पार्टी क्यों बनाई थी? एक वो सुप्रीम कोर्ट का जज साहब ने कहा था ये कॉकरोच है। अभी बड़ी ऐसी बात है, बहुत सारे कर एक नारा मैं आपको बता दूं, एक नारा भी काफी वायरल हो रहा था, वो ये था, उसके ऊपर लिखा हुआ था मूजी को जो है वो अपना उन्होंने किया हाईलाइट और साथ में ये कहा तुमने तो अपनी शादी करवाई नहीं, तुम्हारी बीवी तो नहीं है, तो दूसरों को ऐसे मारोगे क्या? हाँ, तो ये बात है ना। मोदी के तो आपको पता है, मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं, मोदी के बाप का भी नाम नहीं पता है क्या है, हिटलर के बाप का भी नाम नहीं पता था क्या था। हिटलर ने जर्मनी को तबाह किया, क्योंकि जो जिन लोगों के बाप का नाम नहीं पता होता उनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो मैं नहीं वो फादरलैंड कह तो रहा था ना। नहीं, फादरलैंड मदरलैंड से तो यही निकलेगा ना, बगैर बिन बाप के बच्चा निकलेगा ना। वो फादरलैंड तो वहाँ पे रह गया। तो कहने के जब इस किस्म के जो लोग होते हैं वो जो लोग होते हैं, जैसे हिटलर ने जुल्म किया, फैशिस्ट था हिटलर, जो डिक्टेटर था, मूजी भी उसी तरह का डिक्टेटर है। और वो पाकिस्तान वो
रीजन को नहीं, अपने मुल्क के अंदर जो जुल्म, हम रीजन में जो कुछ करेगा हमने तो जवाब दे दिया। हमने तो बताया कि बुनियाद मरसूस जो है दिल्ली में हो रहा है, अब जो अंदर जो कुछ हो रहा है उससे लगता है कि भारत के अंदर कितनी बड़ी मूजी के खिलाफ मुखालफत तहरीक है, लोग किस तरह उससे नफरत करते हैं और वो किस तरह लोगों को मार के उस नफरत को हमदर्दी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा एहतजाज है और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा और नरेंद्र मोदी को उन्होंने आईना दिखा दिया। अब जहाँ पे आपने देखा, दूसरी बात आपने की ईरान अमेरिका के दरमियान जो है वो जंग बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब को कह दिया 11वां दिन है और 11वें दिन में ईरान ने जो है वो अब ईरान के जो एरोस्पेस कमांडर हैं, उनका नाम एक ब्रिगेडियर है जो एरोस्पेस का, उन्होंने कहा कि अब हम जो मिसाइल फायर करेंगे ना उसका जो वॉर हेड होगा, वॉर हेड होता है जो मिसाइल के अंदर आगे लगता है, इसमें कहते हैं कोई वॉर हेड 1 टन से कम एक्सप्लोसिव वाला नहीं होगा। 1 टन से कम एक्सप्लोसिव वाला कोई वॉर हेड नहीं होगा। तो अब आने वाले दिन में जो तबाही होगी ना बहरीन में, कुवैत में, अमरीकी अड्डों पे, सारे के सारों पे, क्योंकि अब बरतानिया ने भी, जो नया प्राइम मिनिस्टर आया बरतानिया का, उसने अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। तो डिगो गार्सिया में भी हम फिर तबाही बर्बादी करेगा ईरान। और उसके साथ साथ अभी ईरान ने कह दिया हौतियों को कि आप बाबुल मंदब बंद कर दें। बाबुल मंदब बंद हो गया, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गई तो दुनिया की तिजारत का क्या हाल होगा आपको पता ही है। तो ब्रिगेडियर साहब ये जो इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जी मैं वही इसी पे आ रहा था, क्योंकि बाबुल मंदब भी बंद होने के लिए और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ भी बंद होने जा रहा है और कोई मसालती कोशिशें हो नहीं रही थी। ईरान भी थोड़ी बहुत, ईरान भी अब मसालत चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि कोई सीज़ फायर हो। वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ का विज़िट किया है और वो मिले हैं अपना जनासे मुनीर को मिले हैं और वहाँ पे गालिबन उनकी जो बातचीत हुई होगी। और इससे पता है जनासे मुनीर भी टर्किया गए हुए थे, क्योंकि ये तमाम जो रीजन के अंदर ब्लॉक है जिसमें टर्की, पाकिस्तान, मिस्र और अमान शामिल हैं, ये मसालियत की कोशिश कर रहे थे। तो अब कोशिशें की जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से भी एफर्ट्स ये हैं कि बाबुल मंदब बंद ना हो, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के साथ अगर बाबुल मंदब भी बंद हो गया और रेड सी में भी एंट्री बंद होगी तो आप देखिए फिर कहाँ से। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मेरा ख्याल उनके वज़ीर दाखिला जो जनासे मुनीर से भी मिले हैं, हुकूमत के लोगों से भी मुलाकात की है। इस तरह पाकिस्तान भी कोशिशें कर रहा है कि कुछ दरमियान में एक सीज़ फायर हो गया, क्योंकि ईरान के अंदर भी जो तबाही हो रही है सड़कों की, ब्रिजेस की, वो भी बड़ी क्लॉस्टर है, मवासलाती सिस्टम उनका तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान अब कोशिश अपनी पूरी कर रहा है, कतर भी उसमें शामिल है, इजिप्ट भी उसमें शामिल है और मुझे एक ऐसी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आ रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कम से कम कुछ दिनों के लिए ये तबाही और बर्बादी का सिलसिला अमेरिका ने ईरान पे शुरू किया हुआ है, ये शायद कोई बंद हो जाए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। एक मौजू इंतहाई अहम है, हम उस पर आपसे किसी और अपने पॉडकास्ट में बात कर लेंगे और हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ईरान के तनाज़ुर में पासदारानी इनकलाब और जो उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और इसमें पाकिस्तान का किरदार सऊदी अरब, इस पर हमने एक अलग से आपसे करनी है। और एक और चीज़ है कि ये जो इंडिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना इसका बच्चों का, इसमें याद रखिएगा 20 लड़कों ने खुदकशी की है। जो रिपोर्ट आ रही है 20 लड़कों ने, 20 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। कि वो कहते ये थे कि हमने इतनी तैयारी की हुई थी कि हमने यकीन था कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, जब ये पेपर कैंसिल हुआ है तो 20 बच्चों ने खुदकशी कर ली है। तो इट्स एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी। बहुत शुक्रिया जी। आपने काकरोच पार्टी का इशू है और दूसरा ईरान अमेरिका का जो इशू और पाकिस्तान पर सबकी एक दफ़ा फिर नज़रें हैं, ब्रिगेडियर साहब की राय सुन ली। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।